मेरा परिचय है सविता पैकरा। मैं कोषाध्यक्ष हूँ। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के सभी को हार्दिक मैं प्रसिद्ध कोषाध्यक्ष हूँ। अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस के सभी को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि अत्याचार, हिंसा, भ्रष्टाचार, बाल विवाह, दहेज प्रताड़ना, इन सब के विषय में सब कोई अपने काम करते रहें। सदैव संगठन आपके साथ है और सहायता ही करिएगी। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा परिचय पद्मावती देवी है, प्रदेश महासचिव। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कार्यक्रम में सहयोग करने वाले सभी दानदाताओं एवं सभी संगठन के पदाधिकारियों को मेरा हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाएं। पूरी लगन और ईमानदारी के साथ संगठन में काम करते रहिए। संगठन सदा आपके साथ है। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। थोड़ी आपकी आवाज नहीं आ रही है। जिस तरह से हम लोग सीतापुर में बैठे हैं, ऐसी आवाज लगाइए ताकि सीतापुर के लोग समझे कि हम मानव अधिकार के लोग हैं। भारत माता की, भारत माता की। हम सब आज हम सभी सीतापुर ये पावन धरती पर मानव अधिकार, विश्व मानव अधिकार दिवस मना रहे हैं। परम सौभाग्य है कि हमने जो सपना देखे थे एक समय में कि मानव अधिकार का एक रैली हो, और वो सपना आज हमारी पूरी हो गई। वो भी ददीबल सर की वजह से। हमने इनसे पहले चर्चा किया था जब संगठन में साथ में काम कर रहे थे कि मानव अधिकार को लोग जानते नहीं, समझते नहीं है। हम ऐसे कुछ काम करें कि लोग मानव अधिकार को जाने। आप लोगों ने हमारे यहाँ जितने भी अधिकारीगण हैं उनसे मानव अधिकार के बारे में जाना है, लेकिन और भी जो दूर दराज के लोग हैं, हमारे जो गांव के लोग हैं विशेषकर, वो लोग मानव अधिकार को नहीं समझते, अपने अधिकारों को नहीं समझ पाते, इस्तेमाल नहीं कर पाते। मानव अधिकार जहां भी हनन होता है वहां पे हमारे संगठन के लोग काम करने के लिए तत्पर हैं। लेकिन जब तक आप अपने अधिकारों को, संविधान के नियमों को नहीं जानेंगे तो गलती करेंगे। इसीलिए आपको संविधान की नियमों को जानना होगा। और मानवाधिकार हनन करता कौन है? मानवाधिकार की जो हमारी मानवाधिकार है उसका हनन करता कौन है? ये सारे सिस्टम करते हैं हमारे मानवाधिकार के हनन। और मैं सबसे पहला नंबर पे रखता हूं भ्रष्टाचार, जिसके वजह से सारा सिस्टम को एक खून की तरह खाता है। जहां कहीं भी देखिएगा सिस्टम को खाने वाला कोई अगर है तो भ्रष्टाचार है, जिसको हमें लड़ने की आवश्यकता है। और ये आज भ्रष्टाचार आज से नहीं, ये भारत देश आजाद हुआ है तब से भ्रष्टाचार जो है हमारे सिस्टम को लील रहा है। जहां कहीं भी जाइए, जिस जगह भी जाइएगा, आपको भ्रष्टाचार दिखेगा और वहीं पे मानवाधिकार का हनन होता है। इसके लिए हमें जागरूक होने पड़ेंगे। कोई एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए संगठन बना करके मानवाधिकार का हनन जहां होता है वहां पे जाएंगे, उनकी हमारी मांगों को स्वीकार करना पड़ेगा। जब अपने अधिकारों को जिस दिन जान जाएंगे उस दिन हमारे प्रति जो अन्याय होता है उसके प्रति हम लोग एकत्रित होकर के लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। हमारे अधिकारों को देना पड़ेगा। जिस तरह से एक पेड़ को घून जो है खा करके नष्ट कर देता है, उसी तरह से ये भ्रष्टाचार जो है हर जगह में देखिए, हर सिस्टम को खाने वाला केवल एक है। एक सिस्टम को आप ठीक कर देंगे, सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। ये है भ्रष्टाचार। वैसे आज विश्व मानव अधिकार दिवस में सभी गांव से भी आए हुए, दूर दराज जसपुर जिला से, सीतापुर से, बाकी सभी संभाग से उपस्थित हुए हैं।
और हमारा परम सौभाग्य है कि मुझे आपके बीच में 2 शब्द बोलने के लिए अवसर भी दिया गया। सबके लिए मैं आभारी हूँ। और मैं इतना ही बोल के, क्योंकि बोलना तो बहुत रहता है लेकिन समय हमारे पास कम है, इसलिए मैं इतना ही बोल के अपना स्थान में ग्रहण करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी। इसके बाद आप सभी हमारे मुख्य अतिथि और हमारे संगठन के संस्थापक जी को सुनना चाहते हैं, मगर मैं आपको उनके विषय में 2 शब्द बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं आपके संस्थापक और प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ बचपन से रहा हूँ, तो उनके बारे में आपको 2 शब्द बताना चाह रहा हूँ। आपको ये जान के खुशी होगी कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे संगठन के जो संस्थापक हैं, वो बचपन से ही अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए हैं। बचपन से ही जहाँ भी ये किसी के साथ गलत होता देखते थे तो वहाँ खड़े हो जाते थे। हमारे कांसाबेल में ददीबल विश्वकर्मा कौन है, मतलब हमारे जो कांसाबेल के बड़े नेता हैं, ऐसे लोग उनसे मिलना चाहते थे। पहले नहीं जानते थे कि ददीबल प्रसाद विश्वकर्मा कौन है, क्योंकि इनका कारनामा उनके तक पहुंचा था मगर इनका चेहरा उन तक नहीं पहुंचा था। ऐसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, बहुत सारे पीड़ितों को न्याय दिलाया है, और 1-2 नहीं, मैं तो इनके विषय में हजारों ऐसे कारनामों को जानता हूँ जिस पे इन्होंने काम किया है, निस्वार्थ काम किया है और बहुत सारे लोगों को न्याय दिलाया है। हम लोगों ने साथ में काम करते हुए इनके साथ एक हमारे कांसाबेल में एक हॉस्टल में एक बच्ची के साथ उसके हॉस्टल अधीक्षक ने बहुत ही गलत किया। उनको छुट्टी लेकर के जाने के बाद भी हॉस्टल से निकाल दिया था। हमको पता चला, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को पता चला कि वो लड़की अनाथ है, उनके साथ देने वाला कोई नहीं है, तो इन्होंने निस्वार्थ उनका साथ दिया, उनको न्याय दिलाते हुए उनको दोबारा हॉस्टल में रखवाया। और जो हॉस्टल अधीक्षक थी, उनका गलत तरीके से उनको निकाला गया था, उस पर बहुत सारे दावपेच के साथ उनको उस जगह से हटवाया भी। वो हॉस्टल अधीक्षक आज डेट पे वापस अपने वर्तमान जो पद थे उस पर चले गई। ऐसे बहुत सारे कारनामे इनके हैं। भारत माता की, भारत माता की। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि हम सरगुजा की पावन धरा पे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मना रहे हैं। और सबसे पहले मैं सरगुजा की पावन धरा को नमन करना चाहूँगा कि हमारा एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे आया है, शुरुआत कर रहे हैं और संभाग स्तरीय कार्यक्रम हम सीतापुर में आयोजित कर पाए। इसमें आप सभी का सहयोग है। हमारे बीच अतिथि आए हैं जनपद पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष महोदय और अन्य हमारे अतिथिगण हैं। हमारे मानवाधिकार जन जागरण मंच छत्तीसगढ़ के सभी टीम के पदाधिकारियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं चाहता हूं उनके सम्मान में जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों, हम लोग बहुत बात कर रहे हैं मानवाधिकार के बारे में। आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है। इसका तात्पर्य यह है कि मानवाधिकार दिवस केवल सीतापुर में नहीं मनाया जा रहा है, केवल सरगुजा संभाग में नहीं मनाया जा रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में आज मानवाधिकार दिवस कार्यक्रम मनाया जा रहा है। इसलिए आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कार्यक्रम के रूप में मनाया जाता है। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उस समय बहुत से सैनिकों के साथ आम जनता भी मारी गई। जब विश्व युद्ध होता है तो कई सारे देश आमने सामने हो जाते हैं और उस युद्ध में आम नागरिकों की जान चली जाती है। तो बहुत सारी जनहानि होने से संयुक्त राष्ट्र संघ को चिंता हो गई। अगर इसी तरह मनुष्यों का विनाश होता रहा तो एक दिन दूर नहीं है जब संसार से मनुष्यों का नाश हो जाएगा। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1948 में पहली बार मानवाधिकार के बारे में बात रखी और 1950 को अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाया गया और पूरे विश्व को अंतर्राष्ट्रीय कानून मानने के लिए इसको बाध्य किया गया। हमारा मानवाधिकार कानून पूरे विश्व में 500 भाषाओं में है, 500 भाषा में। और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून ये कहता है किसी देश का संविधान में यदि
मानव अधिकार के बारे में नहीं लिखा गया है तो वहां भी मानव अधिकार कानून लागू होगा। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून है। हमारे भारत में 12 अक्टूबर 1993 को इसे अमल में लाया गया मानव अधिकार कानून को, क्योंकि हमारे देश का संविधान 1950 में ही लागू हो गया था और उसमें भी मानव अधिकार को लेकर मौलिक अधिकार में बहुत सारे अधिकार दिए हैं जो मानव अधिकार में ही आते हैं। अब मानव अधिकार देखते हैं, अभी बहुत सारे हमारे पदाधिकारी और हमारे अतिथियों ने इनके बारे में बताया। मानव अधिकार हर एक मनुष्य को जन्म लेने के साथ एक सम्मान के साथ गौरवपूर्ण जीवन जीने का अधिकार, यही मानव अधिकार है। इसमें बहुत सारे अधिकार हैं। प्राकृतिक अधिकार है। प्राकृतिक अधिकार जन्म लेने के साथ मिल जाता है, मतलब हर एक व्यक्ति को उसको कोई मार नहीं सके, उसका कोई जान नहीं ले सके, यहाँ तक कि वो स्वयं भी अपनी जान नहीं ले सके, ये मानव अधिकार कानून उसको ये अधिकार देता है। मैं अपनी जान खुद भी नहीं ले सकता, मैं दूसरे की क्या लूंगा, मैं अपनी भी नहीं ले सकता हूँ। ये जान की गारंटी कौन देता है? मानव अधिकार कानून। हमको स्वतंत्रता की आजादी है। आज हमारे बहुत सारे दुश्मन देश हैं, जैसे एक पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं है, चाइना के साथ अच्छे संबंध नहीं है, लेकिन हमारी स्वतंत्रता की जो अधिकार मिला है उसके तहत हम जिसको दुश्मन देश मानते हैं हम वहां भी जाके घूम फिर सकते हैं। पूरे भारतवर्ष में आप कहीं भी घूम सकते हैं, केवल कुछ कुछ स्थानों को छोड़ के, जैसे कोई रिसर्च सेंटर है, सैनिक छावनी है, ऐसे कुछ स्थानों को छोड़ के आप पूरे भारत में आप भ्रमण कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। आप किसी भी मतलब राज्य में, किसी भी जिला में, किसी के गांव में जाके आप बस सकते हैं, आप वहां व्यापार कर सकते हैं, आप अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दिला सकते हैं। अभी तो शिक्षा का और एक कानून लागू हो गया, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इसके अंतर्गत 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चे जो किसी कारणवश अपनी पढ़ाई छोड़ चुके हैं, उन बच्चे को डायरेक्ट उम्र और आधार कार्ड के आधार पे उसको अंकसूची और टीसी देने की आवश्यकता नहीं है। कोई बच्चा 5वीं पढ़ के छोड़ दिया, 2 साल छोड़ दिया, इस साल जाता, वो 7वीं क्लास में अगर बैठता, आप केवल आधार कार्ड उसको दिखाइए स्कूल में, उस बच्चे को एडमिशन देना पड़ेगा। ये कौन दे रहा है? ये मानव अधिकार कानून है जो शिक्षा का अधिकार देता है। शिक्षा का अधिकार में कोई भी ऐसा बच्चा, कोई बालक बालिका ऐसी ना रहे जो शिक्षा से वंचित रहे। और आज हम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पूजा करके इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, क्योंकि संविधान की रचना इन्होंने की और इनका भी वही कहना है कि आप कुछ भी करो लेकिन शिक्षा बहुत जरूरी है। अब खेती करिए, कोई दिक्कत नहीं है, शिक्षा बहुत जरूरी है, पढ़ाई लिखाई करना बहुत जरूरी है। आप गृहिणी है, घर का काम करती हैं, लेकिन घर संभालने के लिए भी अगर अच्छी शिक्षा है तो और बेहतर ढंग से कर सकते हैं। अब जिस क्षेत्र में भी काम करते हैं, अगर आपकी शिक्षा मजबूत है, अच्छी है, तो और बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। तो इस शिक्षा की आजादी मिल जाता है, हमको धार्मिक स्वतंत्रता मिल जाता है, हमको नैतिक अधिकार मिल जाते हैं, हमको नागरिक अधिकार मिल जाते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में मैं नागरिक अधिकार के बारे में आप लोगों से चर्चा करना चाहूंगा। नागरिक अधिकार वो अधिकार है जिससे हम अपना नेता चुनते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है जाके अपनी बात सरकार तक नहीं रख सकती है, अपना काम नहीं करा सकती। इसलिए अभी हम लोग देखेंगे कि पंचायत चुनाव आएगी, हमारे जहां 100, 150, 200 लोग हैं, वहां पे एक वार्ड पंच चुना जाता है। उसके बाद सरपंच चुनते हैं, बीडीसी, डीडीसी, नगर पंचायत होते हैं, वहां पार्षद होते हैं, लगभग 500 लोगों का एक नेता होता है, हम उसका चुनाव करते हैं। तो वो अधिकार जो है हमको नागरिक अधिकार प्रदान करते हैं मानव अधिकार कानून, और उसके तहत हम जो है पंच, सरपंच, पार्षद, जनप्रतिनिधि चुनते हैं, विधायक, सांसद और सरकार बनाते हैं। तो ये कानून अभी हमारे पास बहुत अच्छा अवसर है। आप अपना विकास चाहते हैं, अपना सुरक्षा चाहते हैं, तो अभी जो सामने आने वाला चुनाव है उस समय बहुत सारे प्रलोभन दिया जाता है, मांस, मदिरा, पैसा का लोभ दिखाया जाता है। आप लोग किसी के बहकावे में ना आए और लोगों को भी जागरूक करिए।
जो योग्य व्यक्ति है, जो आप लोगों की समस्या को समझ सकता है, उसका समाधान कर सकता है, आपके साथ दिन और रात खड़ा हो सकता है, ऐसे प्रत्याशियों को आप चुनकर अपना नेता बनाएं और अपना विकास करें। कई बार हम लोग को लगता है कि हम लोग मतलब देशभक्ति करना चाहते हैं, हमको ऐसा लगता है देशभक्त कौन है, हम देश सेवा कैसे कर सकते हैं। कई लोगों को लगता है इसके लिए हमको जो है सैनिक में भर्ती होना पड़ेगा और बॉर्डर में जाके हमको बंदूक पकड़े रहना होगा, तभी हम देश सेवा कर सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। देश सेवा करने के लिए लाखों अवसर है, लाखों तरीके हैं। अगर आप अपने घर परिवार को अच्छा रखते हैं, अपने गांव गली को साफ सुथरा रखते हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी को आप जागरूक करते हैं, बच्चों को पढ़ाए लिखाए, आप कोई आगे बढ़ रहे हैं किसी क्षेत्र में, उसको आप प्रोत्साहित करते हैं, आप गरीब की सहायता करते हैं, किसी के साथ अन्याय हो रहा है उसकी मदद करते हैं। ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं जिससे हम देश सेवा कर सकते हैं, मानव सेवा कर सकते हैं। हम लोग आज बहुत ही कम समय है, समय को देखते हुए ज्यादा मैं आप लोगों से बात नहीं करूंगा, लेकिन बीच बीच में हम लोग हर एक गांव में, इस कार्यक्रम के बाद हर गांव में कोशिश करेंगे, हमारा जागरूकता अभियान चलाएंगे और उसके माध्यम से आप लोगों से और ज्यादा चर्चा कर पाएंगे। बहुत सारे नियम कानून है, बहुत सारे अधिकार हैं, हमको पता ही नहीं है। अच्छा, एक छोटा सा एक और अधिकार है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आजकल हम लोग देखते हैं कि माँ बाप या घर के बुजुर्ग जो है वो बूढ़े हो गए, 60 साल से ऊपर हो गए, या माता पिता हैं, अपने बच्चों का शादी ब्याह करा देते हैं, उसके बाद वो उनके हाथ में सारी जिम्मेदारी आ जाती है और बुजुर्ग लोगों को जो है किसी तरह से ध्यान नहीं दिया जाता है। ना उनका स्वास्थ्य के लिए ध्यान दिया जाता है, ना उनका भोजन के लिए, ना उनका रहने के लिए। उनको जो है उनकी दयनीय स्थिति देखने को मिलती है बहुत सारे परिवारों में। तो इसके लिए भी वरिष्ठ माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007, इसके लिए हमारे संविधान में इसके बारे में लिखा गया है। और इस कानून के तहत यदि माता पिता हैं और उनके बच्चे उनका अगर सेवा सत्कार नहीं कर रहे हैं तो उनको भरण पोषण दिला सकता है। और उसको कौन दिला सकता है? या तो वो स्वयं जाके एसडीएम के पास आवेदन करे, या हमारी संस्था जो सोसाइटी एक्ट से रजिस्टर्ड हुई है, आप लोग देख सकते हैं हमारा संस्था सोसाइटी एक्ट 1973 अधिनियम एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है। तो ऐसी संस्था या वो व्यक्ति स्वयं जाके वो कर सकते हैं। कई बार यह होता है कि उनके तो बाल बच्चे नहीं है तो कौन करेगा, भरण पोषण का जिम्मा कौन लेगा? उसका अगर कोई भी नहीं है, बाल बच्चा नहीं है, उसका दूर दूर तक उनके मरने के बाद जो उसकी संपत्ति में जो हक अपना बताएगा वही आदमी उसका देगा। वो लड़का हो या लड़की हो, बेटा हो, बेटी हो, नाती हो, पोती हो, कोई भी हो, जो उसकी संपत्ति का उत्तराधिकारी जो बनेगा वही उसका भरण पोषण करेगा। और उसके लिए हर महीना उनका स्वास्थ्य, उनका भोजन, उनका रहने की व्यवस्था के लिए 2000 से 20,000 हम उनको दिलवा सकते हैं। और दूसरी बात, अगर कुछ ऐसे भी रहते हैं नालायक बच्चे जो अपने माता पिता के जीवित रहते गलत तरीके से अपने नाम पे सारी संपत्ति करा लेते हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी खुशखबरी है। इस कानून के तहत वो रजिस्ट्री भी किए रहेंगे तो वो रद्द हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे कानून हैं। आप लोग हमारे संगठन के साथ में जुड़िए, हमारे कार्यक्रम में आते रहिए। आप लोग को नए नए अधिकार, नए नए कानून के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। और किसी के साथ अगर अन्याय होता है, अत्याचार होता है, तो हम आपके साथ में हैं, हमारा संगठन आपके साथ में है। अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, आप ही के सीतापुर क्षेत्र की एक 4ठी कक्षा में पढ़ने वाली बालिका के साथ में उसके घर का ही कोई व्यक्ति था, मैं रिश्ता का नाम नहीं लूंगा, इससे जो है शर्मिंदगी महसूस होती है। उसके परिवार का ही कोई व्यक्ति उसके साथ दुष्कर्म किया था और बच्ची 7 माह की गर्भवती हो गई है बोल के जैसे मेरे को जानकारी मिला। अब मेरे को जानकारी मिला तो ये बताया गया कि उनसे जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इसके बारे में जानकारी था, बच्ची से मिलना चाहे तो मिलने नहीं दिया गया। नर्स लोग गए, एनएम लोग टीकाकरण आदि के लिए उनको बताया गया, वो लोग गए तो उनको भी मिलने नहीं दिया गया। और जब हमको जानकारी मिला तो मेरे को डर हो गया कि छोटी सी 4ठी कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची अगर 7 माह की गर्भवती है
कहीं अपना इज्जत बचाने के, झूठी शान को बचा के रखने के चक्कर में कहीं बच्चे का गला दबा के मार तो नहीं दिए, कहीं उसको दफन तो नहीं कर दिए। और ऐसा मेरे को लगा। और पूरे टीम, हमारे जसपुर जिला से भी टीम आई थी, सरगुजा टीम थे, हमारे बतौली से, सीतापुर से, मेनपाट से, कांसाबेल, जसपुर से टीम आई थी। और हम लोग 25-30 लोगों का टीम हम जो है वहां पे गए और उस बच्ची को रेस्क्यू किए। उसको घर में छुपा दिया गया था और वहां से वो आरोपी को मारते पीटते उसको लाए सीतापुर थाना में, शाम को FIR करा के जेल भेज दिए। तो ऐसे ऐसे काम है। आज हमारे बीच में अंजना एक्का जी बैठी हैं। इनका पति माँ, मतलब उनकी माँ तो नहीं है, इनकी सास नहीं है, लेकिन इनके ससुर हैं। मतलब बाप के रहते हुए भी अनाथ जैसे इनका जीवन व्यतीत हो रहा था। इनके पिता 3 शादी किए हैं। ये पहली पत्नी से है, दूसरी पत्नी से एक बेटी थी, उसको शादी कर दिए। उसके बाद वो अंडमान चले गए, वहां तीसरा शादी कर लिए, उधर से 2 बच्चे हैं। और अपना जो पुश्तैनी जमीन है उसको जो है अपने दोनों भाइयों को दे दिए, लेकिन अपना बड़ा बेटा को नहीं दिए, है ना, अपना बड़ा बेटा को नहीं दिए। इनको संगठन के बारे में पता चला तो ये मेरे पास फोन किए और फिर बोले कि ऐसा ऐसा बात है, मेरे ससुर भी आए हुए हैं, अगर आप थोड़ा समय देते, मेरे को आपकी बातों में ऐसा विश्वास लग रहा है कि अगर आप थोड़ा सहयोग करेंगे तो हमको न्याय मिल जाएगा। उसके बाद में हम लोग गए, वहां वस्तु स्थिति को देखे और संगठन के थोड़ा सा प्रयास करने से वहां के सरपंच सचिव, उनका पूरा सहयोग मिला, ग्रामवासियों का सहयोग मिला और आज के डेट में इनको एक बढ़िया सा खेत मिला है और एक डांड मिला था। इसमें पहली बार ये जो है खेती किए हैं और बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। आज इनके पति भी मेरे ही उम्र के हैं और आज उनको माइक नहीं दे रहे हैं, लेकिन जब ये बोलते हैं कि हमको ऐसा लगता था सर कि इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है, हमारा आगे पीछे कोई नहीं है, लेकिन जब से आप लोग से मिले, संगठन से मिले, ऐसा लगता है कि हमारे माता पिता, हमारा सब कुछ आप ही लोग हैं और इतना विश्वास है कि आप लोग का साथ हमारे ऊपर रहेगा, आप लोग का आशीर्वाद रहेगा तो जीवन में हमको कोई परेशानी नहीं होगी। तो ऐसे सम्मान मिलता है और मैं यही चाहूंगा कि हमारे आसपास कहीं पे भी किसी तरह का अन्याय हो, अत्याचार हो तो आप सबकी जिम्मेदारी है, या आप संगठन में जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हैं, आप अगर स्वयं नहीं कर सकते हैं तो हमको बताइए, हम उनकी सहायता करेंगे। तो आज जितना भी कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, सीतापुर क्षेत्र के जितने भी गणमान्य नागरिक, माता पिता, भाई बहन, बंधु, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद मैं चाहूंगा। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए।